पहला प्रश्न है कि आपने अपनी पहली कविता कब लिखी, कैसे लिखी और आपको कब लगा कि आपको कविता लिखनी चाहिए? मेरी सबसे पहली कविता जो लिखी गई वो थी सन 44 में और उसका शीर्षक था दीपक। मैं असल में देहात का रहने वाला, ग्रामीण अंचल में ही पला बढ़ा, खेला कूदा और वहाँ पर बिजली तो थी नहीं, तब मैं दीपक की रोशनी में ही पढ़ा करता था। और मैं पढ़ते पढ़ते कभी कभी ये महसूस करता था कि ये दीपक की लौ हमेशा ऊपर ही चलती है, एक बात। दूसरी बात ये कि थोड़ी बहुत हवा भी चलती है तो हिलती भी है। और फिर तीसरी बात मैंने ये भी देखी कि अगर तेल चुक गया, यानी स्नेह ख़त्म हो गया, तो वो दीपक बुझ जाता था। ये ऐसे कई प्रश्न थे और कई ऐसी बातें आई मेरे सामने दीपक को देखकर कि मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार और भाव उत्पन्न हुए। सबसे पहले तो मुझे ये लगा कि बिना स्नेह के तो कोई दीपक भी जब नहीं जलता है तो व्यक्ति कैसे रह सकता है। और दूसरी बात ये लगी कि माटी का दीपक और जिसके हृदय में इतना स्नेह भरा हुआ और बगैर स्नेह के वो जीवित में नहीं रहना चाहता, ये मनुष्य जो है ये भी तो माटी का ही बना हुआ है, फिर ये कैसे जीवित रह सकता है। और मुझे ये भी लगा कि आजकल के वक्त में इस स्नेह की बड़ी आवश्यकता है जो समाप्त होता जा रहा है। और चूँकि मैं प्रकृति की गोद में पला और बढ़ा था, जैसे मैंने अभी कहा था, तो मुझे लगा कि दीपक भी प्रकृति का वो अंग है जो हमको ये सारे संदेश और मूल्य जीवन के दे रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहली कविता दीपक अपने उसमें लिखी और मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि उस दीपक ने मुझे बहुत ज्योति प्रदान की, रोशनी दी आगे के रास्ते पर चलने के लिए। साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व क्या आपने कभी सोचा था कि आप कवि और साहित्यकार बनेंगे? ये तो बड़ा बढ़िया प्रश्न है और ये तो मैं समझता हूँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी साहित्यकार या कवि बनूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और वाली बात हुई कि अंतर चेतन में हो सकता है कहीं पर ये भावना रही हो। एक बात ज़रूर हुई, ये कैसे हुआ, मैं आपने जो प्रश्न किया है मैं समझता हूँ बात ये हुई कि मेरी माँ जो थी वो थी तो अनपढ़, मेरे पिताजी भी अनपढ़ थे, लेकिन रामचरितमानस, गीता मोटे अक्षरों में वो पढ़ा करते थे, वो गाया करते थे। तो मुझसे मेरी माँ अक्सर ये रहीम के, रसखान के, तुलसी के, कबीर के, जगन्नाथ दास रत्नाकर के ये कविताएं सवैये वगैरह सुना करती थी। तो मुझे कभी कभी इनको सुनाने में रस तो आता ही था। मुझे ये लगता था कि अगर मैं भी कभी ऐसा लिख सकूं तो कैसा अच्छा हो। तो मैंने एक दिन स्वाभाविक रूप से अपनी माँ से ये जिज्ञासा व्यक्त कर दी कि माँ, अगर मैं भी कभी ऐसा लिख सकूं जैसा कि ये लोग लिख गए हैं तो कितना अच्छा हो। तो माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटे, जब मन में कोई मंगल कामना होती है और सहज भाव से होती है, लोक मंगल के लिए होती है, तो वो मैं समझती हूँ कि वो जरूर फलीभूत होती है। और बस तभी से मुझे लगा कि मैं साहित्य की दिशा की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। बाल साहित्य आपके मन में लिखने की कब से प्रेरणा हुई और सबसे पहले आपने कौन सी बाल कविता लिखी? बाल साहित्य की प्रेरणा रचने की मेरे मन में इलाहाबाद में आई। इलाहाबाद वो स्थली है जहाँ पर जो व्यक्ति आया है, जब आया है, अगर उसमें कुछ भी सृजन की ललक है तो वो लिख करके ही गया है। ऐसा महादेवी जी भी कहा करती थी। और मेरी जब महादेवी जी से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था। लेकिन बाल काव्य की जो आपने बात कही वो ये हुआ कि मेरे प्रोफेसर थे श्री बंशीधर श्रीवास्तव, वो बड़े विद्वान आदमी थे, अब नहीं रहे। तो वो किसी एक प्रकाशक के लिए दर्जा 5, 6, 7 की हिंदी की पुस्तकें तैयार कर रहे थे। उस ज़माने में 5, 6, 7 मिडिल स्कूल हुआ करता था, आज 6, 7, 8 होता है। तो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि भाई तुम तो प्रथम श्रेणी में एमए हो हिंदी में और मुझे कोई बहुत अच्छी कविता नहीं मिल रही है पहली कविता देने के लिए अपनी दर्जा 5 की किताब में, तो मुझे तुम
कोई कविता लिख कर के दो जिससे कि मैं अपनी दर्जा 5 की पहली कविता के रूप में दे सकूं। आप जानते हैं कि पहले जो कविता दी जाती थी वो ऐसी कविता दी जाती थी जिससे बालक में एक अच्छे संस्कार जमे और आगे के रास्ते पर, जिंदगी के पर वो उससे प्रेरणा ग्रहण कर सके। तो मैंने उनसे कहा, मैं कोशिश करूँगा। मैंने कभी लिखा नहीं, बच्चों के लिए नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक लिखो। मैंने लिखी और वो कविता मैंने जब लिख कर के उनके पास ले गया तो उनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि मुझे दे दो, मैं इसको ही दूंगा। वो कविता थी, हे दीन बंधु करुणा निधान जगती तलके चिरसत्य प्राण, हो रही व्याप्त है कण कण में तेरी ज्योतिर्लीला महान। ये इस तरह की 16-17 लाइन 18 लाइन थी उस कविता की, और जो मैंने उन्हें दी। और फिर उन्होंने मुझसे बाद में कहा कि देखो, बाल साहित्य की हिंदी में थोड़ी सी कमी है, अन्य भाषाओं में बड़ा समृद्ध बाल साहित्य है और हिंदी में भी आना चाहिए, तुम कर सकते हो, तुम्हें लिखना चाहिए। ये अभाव है और हमारा सबका ये धर्म है कि हम उस साहित्य की सेवा करें और उस बालक की सेवा करें जिसके लिए हम और सब चीज़ तो जुटाते हैं, लेकिन मानसिक भोजन, उसका जो भावात्मक विकास का भोजन है, हम उसे इकट्ठा नहीं करते। तो इसलिए मैंने वहीं से बाल साहित्य का सृजन शुरू कर दिया। माहेश्वरी जी, एक हमारी छोटी सी जिज्ञासा है कि जितना लोग आपकी कविताओं को जानते हैं उतना आपको नहीं जानते, क्यों? हाँ। यही आप जानना चाह रहे हैं। बड़ी सही बात है। आपने तो मेरे अंतर मन की वो बात खुरेद दी जो मुझे अक्सर सालती रही है। लेकिन इसका कारण ये है, मूल रूप से मैं था सरकारी सेवा में, और सरकारी सेवा में उस समय ऐसे प्रतिबंध थे कि हम कोई भी चीज़ लिखें, उसको लिख कर के हम अगर प्रकाशित करवाना चाहें किसी अखबार में या पुस्तक के रूप में, तो हमें सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी, विभागीय। अब ये बड़ा मुश्किल था कि हम बार बार लिखें और बार बार सरकारी अनुमति के लिए भेजें, विभाग को भेजना पड़ता था। कब आएगी अनुमति, स्वीकृति, आवे ना आवे, 50 प्रश्न हैं। तो हमने ये सोचा कि हम लिखते जाएं और जब हमारी पुस्तक के रूप में कोई रचनाएं एकत्र हो जाएंगी तब हम परमिशन या इजाज़त ले लेंगे विभागीय, क्योंकि अनुशासन में तो रहना ही था। तो मैं कट गया पत्र पत्रिकाओं से, और पत्र पत्रिकाओं के कटने से मतलब ये हो गया, सैकड़ों पत्रिकाएं निकलती थी, तो लोग जो हैं वो इसलिए नहीं जान पाए मुझे ज़्यादा कि मैं पत्र पत्रिकाओं में आने से रह गया। यूँ आया, लेकिन कुछ थोड़ी सी पत्रिकाओं में आया, जैसे नंदन में आया, पराग में आया, और भी और पत्रिकाएं थीं, लेकिन ज़्यादातर मैं कटा रहा। इसलिए एक मुझे परमिशन जो इजाज़त लेनी पड़ती थी वो मेरे लिए बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि बार बार इजाज़त लेना कुछ ऐसा लगता था कि लोगों के मन में ये न हो जाए कि ये तो यही करते रहते हैं और ये सरकारी नौकरी क्या करेंगे इत्यादि। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं लोगों की जानकारी में उतना नहीं आ पाया। आपने जो प्रश्न किया उसमें एक बात और बता दी। अभी एक किताब आई है जिसमें कि उन्होंने बाल पत्रकारिता का इतिहास ही लिखा है। उस बाल पत्रकारिता के इतिहास में वो सज्जन जिन्होंने लिखा है, उन्होंने मुझसे खुद ये प्रश्न किया था कि आप बाल पत्रिकाओं में बहुत कम आए हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो यही प्रश्न है कि मैं इसलिए नहीं आ पाया, और मुझे बड़ा दुख है अपने जीवन में इस बात का कि मैं उनके माध्यम से अपने को, बालकों को बहुत दे नहीं पाया। लेकिन जब NCERT में गया मैं, यानी भारत की जो हमारी शीर्षस्थ संस्था है शिक्षा की और साहित्य के सृजन की बालकों के लिए, तो वहाँ उनको मेरी रचनाएं कुछ ऐसी जमी कि उन्होंने अपनी प्रत्येक किताब में जो दर्जा 5-6 तक थी उसमें देना अनिवार्य समझा, आवश्यक समझा। और वो कविताएं, वो पुस्तकें आप जानते हैं कि पूरे देश में पढ़ाई जाती हैं, पूरब से लेकर पश्चिम, पश्चिम से लेकर उत्तर, दक्षिण तक। तो इस प्रकार मैं फैल गया और फिर धीमे धीमे
मेरे ऊपर जो बातें होती रही, आलोचना तो पुस्तकें आती रही, लोग मुझे जानते रहे, लेकिन वो जो जानना जिसमें आपने जिज्ञासा की वो उस स्तर पर अवश्य रह गया था। आपकी साहित्य को पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि आपका प्रकृति के साथ बहुत गहरा संबंध रहा है, इसका क्या कारण है? मैंने आपका जो पहला प्रश्न था उसमें मैंने संकेत किया कि मैं तो प्रकृति के अंचल में ही पला बढ़ा, जन्म हुआ मेरा, खेतों में जाता था, खेतों में खेलता था, जामुन के पेड़ के नीचे फाल से तोड़ता था। ये जो कहते हैं आप मतीरे कहते हैं हमारे यहाँ राजस्थान में, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो वहाँ खेतों में जाते तोड़ते थे, खाते थे, बेर खाते थे, आम के पेड़ों के नीचे बैठते थे, इत्यादि इत्यादि। तो ये हुआ कि मुझे स्वभावतः ही प्रकृति के प्रति प्रेम हो गया और मैं देखता था कि खेत लहरा रहे हैं, अरहर के खेत लहरा रहे हैं, सरसों लहरा रही है, बड़ा अच्छा लगता था, कोयल बोल रही है, बरसात आ रही है। तो उस सब से मुझे ये लगा कि प्रकृति के कण कण में एक संदेश है, एक जीवन है, एक मूल्य है। और मुझे उससे भी ये लगा था कि हमारे ऋषियों और मुनियों ने जो जंगलों में रह करके प्रकृति की गोद में बैठ करके जो रचनाएं की थी वो वैज्ञानिक, तटस्थ और लोक मंगल की दृष्टि से की गई थी। मैं समझता हूँ वही प्रभाव मेरे मन पर भी पड़ा प्रकृति की गोद के कारण। आपने युवा साहित्य और बाल साहित्य साथ साथ लिखा। युवा साहित्य लिखते समय आप गंभीर लगे और बाल साहित्य में आप छोटे बच्चे बन गए, ये कैसे संभव हुआ? ये तो उम्र का फर्क है। बाल साहित्य बालक के लिए है, जो मैंने ये समझा कि बालक ये 4 वर्ष से 14 वर्ष तक की साधारण उम्र का जो बालक है उसके लिए लिखना है, और फिर उसके बाद में जो बड़ा हो जाता है बालक उसके लिए लिखना है। तो ये तो स्वभावतः था कि उम्र का तकाजा बच्चों के लिए और उम्र का तकाजा युवाओं के लिए, उनकी दोनों की कुछ थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी होती हैं, उनके गठन की, शरीर के गठन की, इच्छाओं की, मनोवेगों की और उनकी आवश्यकताओं की। छोटे बालक खेल कूद में, एक्शन में, क्रिया में, व्यापार में जो आनंद लेते हैं, वो जो युवा होता है थोड़ा सा वो उतना आनंद उसमें नहीं लेता, उसकी अपनी दूसरी प्रकार की रुचि होती है। जीवन की तैयारी दोनों में है। बालक भी बड़ा हो करके जो बनेगा, जिंदगी में क्या करेगा वो भी उसके मन में लालसा रहती है, और जो हमारा युवा है उसमें तो विशेष रूप से रहती है। और दूसरी बात यह है कि जो युवाओं के मन में आग में कूदने की ताकत होती है वो बालक के मन में उतनी नहीं है। हालांकि बालक निडर होता है, निर्भीक होता है, ये बात सही है, और वो आग में भी हाथ दे सकता है और अनुभव से सीखता है, लेकिन युवा परिपक्व हो जाता है उस सीमा तक। लेकिन उसकी अपनी दूसरे समस्याएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, वो जीवन में पदार्पण करना चाहता है। तो इसलिए दोनों में स्वाभाविक अंतर है, और इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की कि मैं बालकों के लिए और युवाओं के लिए, लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि बालक के लिए, छोटे बालक के लिए लिखना इतना आसान नहीं है। छोटे बालक के लिए लिखने के लिए आपको बालक के मन में प्रवेश करना पड़ता है, उसके भीतर, यानी परकीय प्रवेश जिसे कहते हैं, परकाय प्रवेश ये है वो। अगर ये आप नहीं कर पाए, जो कि योगियों, ऋषियों, मुनियों का ही काम हो सकता है, और वो उसी लेवल पर हो सकता है, उसी स्तर पर हो सकता है कि जब बालक भगवान की तरह से आप निर्मल, निश्चल, निष्कलंक और निष्कपट मन से बालक बन करके सोचें कि ये बालक क्या चाह रहा है, उसके लिए तब जा करके बालक का साहित्य लिखा जा सकता है। आप इतना अच्छा साहित्य लिख पाए हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि मैं इतना अच्छा साहित्य लिख पाया हूँ, लेकिन फिर भी जब आप लोग कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन इसकी प्रेरणा तो मुझे बालकों से ही मिली, अपने सामाजिक जीवन से मिली, अपने माँ बाप से मिली, जो हमेशा ये कहा करते थे, तुलसीदास की चौपाई दोहराया करते थे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरे के हित के समान और कोई धर्म नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरे का हित, तो जो अच्छी बातें हैं
उन्हीं के माध्यम से हो सकता है। स्वांत सुखाय हर एक आदमी लिखता है, लेकिन स्वांत सुखाय तुलसी ने भी लिखा था। तुलसी का स्व विश्व के समान था, और इसीलिए मैंने एक जगह लिखा है कि वो मेरे कवियोठ अपने से ऊपर तू, अपनों से ऊपर तू, अपने ही सपनों से ऊपर तू। माना स्वांत सुखाय काव्य लिखा जाता है, लेकिन ये तभी हो पाता है जब वो स्वयं विश्व बन जाता है। तो जब तक स्वयं विश्व नहीं बन जाएगा, तब तक वो अच्छा नहीं लिखा जा सकता है। और इसीलिए, और विश्व का बनने का मतलब ये है कि आप अपने धरातल से, स्वार्थ से, अपनी आकांक्षाओं से, आशाओं से ऊपर उठ करके संसार के लोग मंगल के लिए सोचें, सबकी भलाई के लिए सोचें, तो तभी जा करके ऐसा कुछ हो सकता है। यही बात हो सकती है मेरे साहित्य में झलकी हो। आपकी एक प्रसिद्ध रचना है रामू, जिसका संबंध हमारे देश में व्याप्त छुआछूत से है। यह भी माना जाता है कि हर रचना के पीछे कोई न कोई वास्तविक कारण होता है। तो इस रचना के पीछे क्या पृष्ठभूमि रही है? बड़ा गहरा प्रश्न है ये, और मेरे जीवन को मोड़ देने वाला भी प्रश्न है ये। मैं जब इलाहाबाद में था, तो वहाँ से मैं कभी कभी यहाँ आया करता था अपने गांव। और आगरे में एक मनकामेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर में मैं दर्शन करने के लिए जाया करता था। तो पहले तो मैं जाता था, तो मैं भीतर जाता था और दर्शन कराता था शिव जी के, चला आता। लेकिन अब की बार जब मैं आया था, तो मैंने देखा कि बड़ी भीड़ थी। तो मैं जाने वाला था भीतर, तो अब जूते उतारने पड़ते थे। तो एक सज्जन ने मुझसे कहा कि अरे आप क्यों भीतर जा रहे हैं, आप यहीं से बाहर से देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, बगल में एक झरोखा है। मैंने कहा है झरोखा? बोले हाँ। तो मैंने तो झरोखा पहले तो कभी देखा नहीं था। तो वास्तव में मैं गया, तो मैंने देखा कि झरोखा है। तो मैंने झरोखे में से होकर देखा, तो मुझे शिव जी के दर्शन हुए। फिर मुझे जिज्ञासा ये हुई कि इतनी बढ़िया दीवार को तोड़ करके झरोखा क्यों बनवाया गया। तो लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर ये प्रतिबंध था कि ये जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनको कि हम मैला ढोने वाले कहते हैं, वो लोग भी आया करते थे दर्शन के लिए। तो एक बार कहीं किसी पुजारी ने ये कह दिया, समझ गया वो, तो उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ पर क्यों आए, हम तुम्हारे लिए बाहर व्यवस्था कर दी है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि इसका मतलब ये है कि उसके लिए ही व्यवस्था की गई थी। मैं गया इलाहाबाद, और मेरे मन पर इतनी गहरी चोट हुई उसकी कि मैंने ये रामू कविता लिखी, और उसमें यही था कि रामू एक चरित्र है, एक पात्र है, वो पात्र जो मैला ढोने वाला है। और जब आरती का समय था, घंटे झालर मृदंग सब बज रहे थे, तो रामू भी गया। रामू तो भक्त था भगवान का, लेकिन और तो औपचारिकताएं चल रही थी। और जब ये गया और नाचता हुआ कूदता हुआ गया, और ये तो कुछ लाया नहीं था प्रसाद वगैरह, लेकिन भाव विभल था, विभोर था, भूल गया था अपने आप को। लेकिन कुछ लोग पहचान गए, और पुजारी भी पहचान गया। तो पुजारी ने कहा अरे रे रे मारो मारो मारो, ये तो रामू मेहतर है। और बस उस पर जितने वहाँ के दर्शक थे, भक्त थे, वो टूट पड़े। ये मेरी कविता है। तो मैंने देखा कि रामू जो था राम राम कहता हुआ राम में मिल गया। और उसने एक बात जरूर की, चलते चलते उसने ये कहा कि महाराज एक बात बताइए कि मेरे छूने से आप तो मरे नहीं, आप अनश्वर हैं, और जिसके मैं दर्शन करने गया वो मेरे छूने से मर जाता। और क्योंकि आपने कहा कि तुम्हारे छूने से हमारी जो हमने प्रतिष्ठा की थी वेद मंत्रों के बल से, वो हमारी प्रतिमा खंडित हो जाती, खत्म हो जाती, ये तुमने कैसा बुरा काम किया, इसलिए तुम हटो यहाँ से। और उस पर लोग टूट पड़े। और मैंने उसमें यही दिखाया है कि अंतिम समय में वो राम राम कहता ही रामू भगवान में मिल गया, यानी ये उसकी साधना थी। यही कविता के पीछे, इस कविता के पीछे यही पृष्ठभूमि है। और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। अब तो उतनी नहीं है, लेकिन पहले बहुत बड़ी समस्या थी। आपके जीवन के दो रूप रहे हैं, एक सरकारी सेवा का और दूसरा एक साहित्यकार का। इन दोनों के बीच में आप कैसे समन्वय बनाए रखे हैं? ऐसा है कि समन्वय तो अपनी इस भारतवर्ष के दर्शन की संस्कृति है। संगम उसी का प्रतीक है। जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है, समन्वय होता है।
और मैं समझता हूँ जीवन का सौंदर्य भी इसी में ही है। मैंने एक कविता लिखी थी, मैं सुमन हूँ, शायद मैं ही बोल रहा था उसमें, तो मैंने अंत में उसमें लिखा है कि मानता सौंदर्य जीवन की कला का संतुलन हो। यानी जीवन की कला का जो संतुलन है, कला में भी संतुलन ही सौंदर्य होता है, तो जीवन में भी जब तक संतुलन नहीं हो वो समन्वय सौंदर्य नहीं आ सकता। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुंदरतापूर्वक व्यतीत हो। तो ये सौंदर्य संतुलन के कारण आता है, समन्वय के कारण आता है। हम तटस्थ रहें और लोक मंगल की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से तटस्थ होकर हम सब काम करें, निर्णय लें, ये तो सरकारी सेवा का पक्ष था। और इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे कभी कोई कठिनाई ये इस बात की नहीं हुई कि मैं कोई गलत काम करूँ या क्या। जब ये नहीं आया, मुझे ऐसे ऐसे मौके भी आए हैं, मैं आपसे बताऊँ कि मेरे साहित्य ने मेरी बड़ी मदद की। और एक बार मुझे लिखना पड़ा कि बड़ा कठिन है खुश करना सबको दुनिया में, करता हूँ इसलिए वही जो मन कहता है, बुरा लगे या भला किसी को है मजबूरी, उल्टे पथ पर मेरा पैर नहीं उठता है। करता हूँ जो कुछ करता कर्तव्य समझकर, यश अपयश से मेरा कोई काम नहीं है, सिर पर रखकर बोझ हाथ में लाया हूँ मैं, हान लाभ से मेरा कोई काम नहीं। तो मैं तो सरकारी नौकर था, सिर पर रख कर के हाथ में जो लाया था सरकारी दायित्व, उनका मुझे निर्वाह करना था। उसके हानि और लाभ से मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से कोई मेरा लगाव नहीं था, वो समष्टिगत रूप से लगाव था। और जहाँ तक मुझसे बन पड़ा वो तभी संभव था जब हम तटस्थ होकर के, न्याय के अधिकारी होकर के हम उसको करते। और मैं समझता हूँ यही कारण रहा कि मैं उसमें भी अपना काम करता रहा और अपना जो साहित्य का सृजन है उसमें भी भावात्मक रूप से मैं अपना काम करता रहा। बुद्धि और हृदय दोनों का एक समन्वयात्मक स्वरूप, जिसे कहना चाहिए प्रकृति ने या कुदरत ने, ईश्वर ने मुझे समन्वित स्वरूप की शक्ति दी, इसीलिए मैं शायद ये काम कर सका। शिक्षा निदेशक के रूप में आपने जो कार्य किया, उस समय बाल साहित्य की समृद्धि के लिए आपने कौन कौन से प्रयास किए? असल में मैं शिक्षा निदेशक तो नहीं, उप शिक्षा निदेशक ही था। तो बाल साहित्य तो मेरे जीवन का एक अंग था। मैं जहाँ कहीं भी देखता था तो मुझे ये लगता था कि मैं इसके लिए, बालक के लिए, जब बाल साहित्य की बात आती थी तो बालक मेरे सामने पहले आ जाता था। तो बालक के लिए अच्छी सामग्री देना ये मैंने महत्वपूर्ण समझा। जहाँ मुझे जो अवसर मिलता मैं उसमें मदद करता। विशेष रूप से जब मैं पाठ्य पुस्तक अधिकारी था तो लखनऊ में, तो मेरे पास ऐसा भी था कि मेरे पास क्या, शासन ने जो विभाग को दे रखा था उसका मैं सचिव था उस समिति का, कि अच्छा साहित्य हम बालकों के लिए एकत्र करें, आमंत्रित करें और उसका विश्लेषण कराएं और उसको समिति के माध्यम से उसको वितरित कराएं। तो ये काम इतना बड़ा था कि हजारों पुस्तकें आती थी। उन हजारों में से 100, 50, 150 से 200 छांट करके बच्चों को देना ये हंसी खेल नहीं था। क्योंकि लोकतंत्र का युग, जिसकी पुस्तक न हो वही हो सकता था नाराज हो जाए और पता नहीं क्या क्या बात करे। लेकिन कभी हमें अड़चन इसलिए नहीं पड़ी कि हमने तटस्थ होकर के, जैसा मैंने अभी पहले आपसे कहा था, संतुलित होकर के बालकों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने उनके लिए सामग्री एकत्र की। क्योंकि हम चाहते थे कि बालक का विकास अच्छे साहित्य के माध्यम से ही हो सकता है। अच्छा भोजन भी आवश्यक है, लेकिन अच्छा मानसिक भोजन भी आवश्यक है। इसीलिए और इस दृष्टि से हमने वहाँ पर उनका काफ़ी कुछ योगदान किया। और कुछ कविताएं या रचनाएं लिखने के माध्यम से भी मैंने सेवा की। जैसे मैंने आपसे बताया, एनसीईआरटी में, अपने उत्तर प्रदेश में भी, अन्य प्रदेशों में भी जब उन्होंने हमारी रचनाएं मांगी तो मैंने उस दृष्टि से बालकों के लिए रचनाएं भेजी, जिससे कि वो उनका अच्छा स्वागत हो, बालकों में कुछ मूल्य जगे, उनमें संस्कार जमे, उनकी व्यक्तित्व का विकास हो। आपकी रचना है सूरज की डिक्टेटरशिप,
चंद्रमा की डेमोक्रेसी, इनमें आपने खुलकर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है, इसके पीछे क्या कारण है? भाषा कभी भी ऐसी नहीं रही है कि वो एकदम जड़ हो गई हो। भाषा हमेशा प्रगतिशील रही है, भाव ही प्रगतिशील नहीं रहा, विचार ही प्रगतिशील नहीं रहा। जाने कितने संस्कृत के शब्द आए और मिट गए, कितने उर्दू और फारसी के शब्द आए, चले फिर गए। लेकिन इधर जब से अंग्रेजी का प्रचलन हुआ, हमारे जीवन में, पूरे जीवन में अंग्रेजी का महत्व भी बढ़ा। और हम देखते हैं कि बोलचाल की भाषा में भी अनेक शब्द अंग्रेजी के आ गए हैं। मैं उनका उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि हम लोग सब जानते हैं किस तरह से हमारे बीच में अंग्रेजी के शब्द आते चले गए हैं। अब टेलीविज़न ही है, दूरदर्शन भी कह लीजिए, लेकिन टेलीविज़न भी आता है, तो इत्यादि एक नहीं ऐसे अनेक शब्द हैं। रेडियो है, आकाशवाणी भी कह लीजिए, लेकिन रेडियो भी आता है। कैमरा है, कुछ भी और कह लीजिए, लेकिन कैमरा तो आता ही है। तो ऐसे अनेक शब्द हैं। और चूंकि लोकतंत्र में हमने डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, ये दो शब्द लिए थे, तो दो शब्द जब हम डेमोक्रेसी कह देते हैं तो बड़ा एक साफ स्वरूप लोगों के सामने आ जाता है। लोकतंत्र से भी आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोकतंत्र को उतना नहीं अनुसरण कर पाते उसका, तो डेमोक्रेसी के माध्यम से उनको समझाना पड़ता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि डिक्टेटरशिप को तो समझते हैं कि हिटलर डिक्टेटर था, मुसोलिनी डिक्टेटर था, लेकिन उनसे तानाशाह कहिए तो उतना वो तस्वीर सामने नहीं आती जो डिक्टेटर की होती है। तो इसलिए मैंने अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग, यही नहीं, मैंने और भी अनेक अंग्रेजी शब्द हैं जो उसमें, जैसे रेड कारपेट है, आपने जिस मेरी कविता का संकेत दिया है उसमें रेड कारपेट का भी प्रयोग किया है, क्योंकि रेड कारपेट बिछाया जाता है जब कोई तानाशाह आता है या कोई राजा महाराजा आता है उसके सामने। अब वो जमाना चला गया, न राजाओं का राज है न रानियों का राज है, अब तो लोकतंत्र का है, लोक का राज है। इसलिए मैंने ये सूरज को एक डिक्टेटर मान करके उसमें जो प्रभात होता है तो लालिमा आती है सामने, तो मैंने ये कहा था कि जब तुम आते हो तो लोग जो तुम एक लाल बिछ जाती है, लाल पट्टी बिछ जाती है और उस पर तुम आते हो तो धीमे धीमे आकाश में चढ़ते हो, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें स्वभावतः ही वो शब्द आ गए हैं जो कि मैं चाहता था कि उनके माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात स्पष्ट हो जाए। मैं ये मानकर चलता हूँ कि भाषा तो भावों की अनुगामी थी। हम भाषा से एकदम ऐसे न हो कि हम तो यही शब्द का प्रयोग करेंगे। जो शब्द जिस स्थान पर हमारी अभिव्यक्ति को और सुलभ बना सके लोगों के लिए, क्योंकि जो कविता है या कहानी है या नाटक है, उपन्यास, कोई भी चीज़ है, वो उसकी संप्रेषणीयता ये बड़ी आवश्यक है। अगर हम उसे संप्रेषणीय नहीं बना सके तो फिर उसका कोई महत्व विशेष नहीं रहता। इसलिए भी मैंने कभी इसकी रोक नहीं लगाई अपने मन में, और हमेशा जो मेरी सहज रूप से आया मैंने उसका प्रयोग किया। आपने विदेश यात्रा भी की है। लंदन प्रवास के दौरान आपकी कवि दृष्टि ने क्या महसूस किया? मैंने कई बातें महसूस की लंदन प्रवास के दौरान, सांस्कृतिक दृष्टि से भी, और उससे अधिक दृष्टि से जो मैंने महसूस किया वो एक मैं आपको सारांश में बता दूं कि मैंने देखा कि मैं जिस कमरे में रहता था विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के में, तो सामने खिड़की से मैं देखता था कि कौवे पक्षी बोला करते थे, और वो भी करीब करीब ऐसी बोलियां थी जैसी कि हमारे यहाँ की बोलियां, कौवों की करीब करीब, जो थोड़ा बहुत तो फर्क तो पड़ जाता है उच्चारण में, लेकिन फिर भी उसमें कोई अंतर नहीं था। तो मुझे ये लगा कि जब ये हजारों मील दूर पर बैठे हुए ये जो पक्षी हैं, जब एक साथ बोल रहे हैं और ये आपस में बात कर लेते हैं, तो ये मनुष्य की क्या बात है कि ये मनुष्य जो है ये विभिन्न बोलियां बोलता है। इन सारे पक्षियों के लिए जब सारा संसार एक है,
इनकी बोलियां एक हैं, तो फिर ये क्या बात है कि आदमी आज तक अपनी भाषा और बोली एक नहीं कर पाया। तो मुझे इससे आशंका हुई कि जब ये स्थिति है तो मुझे तो लगता है कि मनुष्य तो पशु से भी, पक्षियों से भी गया बीता है। जब पक्षियों से भी गया बीता है, ये तो एक भाषा बोलते हैं, चाहे पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे दक्षिण का हो, लेकिन आदमी आज अपनी एक भाषा नहीं बोल पा रहा है। ये कैसी बात है? तो मुझे आशंका ये हुई कि हम जिस एक विश्व की कल्पना कर रहे हैं, और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूएनओ के स्तर पर, राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है उसके स्तर पर हम एक विश्व की कल्पना कर रहे हैं, तो एक विश्व कैसे एक विश्व हो सकता है जब हमारी बोली और भावना और भाषा एक नहीं है? तो हम कैसे एक विश्व की कल्पना कर सकते हैं? तो मुझे तो लगता है कि शायद कहीं ऐसा न हो जाए कि हम इन पक्षियों से भी गए बीते हों। अगर इस ओर प्रयास हमारा न हुआ, हम इनसे तो कुछ सीखें, बस ये आशंका थी, ये प्रतिक्रिया मेरे मन में हुई उसको देख करके, उनको सुन करके, वहाँ के पक्षियों को। और भी सांस्कृतिक संदर्भ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको हम फिर कभी आप प्रश्न करेंगे तो फिर आपसे बात करें। कवि का मन बहुत भावुक होता है। मन, भावनाएं अक्सर रचना के रूप में उभर कर सामने आती हैं। ऐसी ही एक रचना आपने अपने परम पूज्य पिताजी के ऊपर लिखी है। उसे पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि आपके मन में उनके प्रति कुछ शेष रह गया है। उसके पीछे आपका क्या बात यह है? ये तो बड़ा भावों से भरा हुआ प्रश्न है, अंतर चेतन को कुरेदने वाला प्रश्न है। तो मैं समझता हूँ कि हर एक का पिता होता है, हर एक की माँ होती है, और जब उसी की गोदी में खेला और बड़ा होता है, पिता के कंधों पर चढ़ कर के खेलता है, पिता की गोद में खेलता है, उसके हाथ से खाना खाता है, माँ की गोद में खेलता है, माँ से चाहे जो कोई रूठता भी है उसके बाल भी खींचता है, उसकी धोती भी खींचता है, तो लेकिन फिर भी वो न माँ रोष करती है न बाप रोष करता है, कोई रोष नहीं करता है, और वो प्यार से उसको अपने हृदय से ही लगाते हैं, वक्षस्थल से लगाते हैं। तो ऐसे जब मेरे पिताजी नहीं रहे और मैं हिंदुस्तान में ही था, फर्रुखाबाद में था उन दिनों में, और जब मुझे मालूम पड़ा कि पिताजी नहीं रहे तो मुझे एकदम ऐसा धक्का लगा कि मेरे जीवन में एक इतनी बड़ी घटना घट गई। वो चले गए और मैं रह गया, मैं उनके दर्शन तक नहीं कर पाया। और मैं जब तक आया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जल्दी से आऊँ, और लेकिन ट्रेन जैसी थी उसके हिसाब से मैं आया, और वहाँ पर आकर के जब तक मैं पहुँचा घर पर, तब तक मालूम पड़ा उनकी चिता जल गई है। तो मैं चिता पर दर्शन करने गया, उस बहूत के मैंने तिलक किया अपने माथे पर, और मुझे लगा कि मेरे जीवन में जो एक गोद थी स्नेह भरी, जो एक कंधा था जो मुझे उठाए चलता था, उस कंधे का वो स्नेह मुझसे चला गया, और जो मेरी गोद मैं जिसमें खेलता था वो चला गया, और जो मुझे चीज़ें ला ला करके देते थे, अपने हाथ से खिलाते थे, वो भी चले गए, और मैं इसी देश में रहा उस समय। और ऐसी ही बात मेरी माँ के साथ में भी हुई। जब उन दिनों मैं इंग्लैंड में था 1 साल के लिए, और मेरे भतीजे ने मुझे लिखा कि आप जल्दी से अपने प्रवास को कम करके आइए, माँ बहुत बीमार है। मैंने छुट्टी लेकर मैं ख़त्म करके और चल दिया, और वहाँ से आते आते भी जब मैं पालम हवाई अड्डे पर आया तो मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, वहाँ तो नहीं कहा, लेकिन मैंने उनसे स्वयं पूछा कि माँ का क्या हाल है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया कि कछु कही नैनन सो, कछु कही नैनन सो, रही सही सो कह देनी चुकी। तो आप समझ सकते हैं कि माँ का प्यार और कितना मुझे मिला होगा। और मेरी माँ, मैं एक बात और बता दूं, एक पैर से लंगड़ी थी, लेकिन फिर भी वो इतना प्यार देती थी, इतना स्नेह देती थी कि मैं आपसे कह नहीं सकता। और मैं आज समझता हूँ कि मैं जितना जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा वो मेरी माँ का और मेरे पिता का ही स्नेह था, उन्हीं की देन थी, उनके संस्कार थे, उनके मूल्य थे, उनका अपना जीवन था जिसके आधार पर मैं चलता रहा। मैं उनको देखता था, उनकी जीवन एक खुली हुई पुस्तक थी। वो दोनों जने
लोगों को, गांव कालों को बुला करके रामायण सुनाया करते थे, हालांकि अनपढ़ थे। तो ऐसे माँ बाप के जाने पर स्वभावतः ही मन में एक आदर भरा, सम्मान भरा, स्नेह भरा सम्मान आता है और उसकी अभिव्यक्ति अपने आप फूट पड़ती है। इन कविताओं के पीछे यही भाव है। आपको अपने साहित्यिक कार्यों के लिए कई बार पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए हैं, उस समय आपको कैसा लगता है? मैं कैसे कहूँ कैसा लगता है। ईमानदारी की बात तो ये है कि अच्छा लगता है और मुझे प्रेरणा भी मिलती है, प्रोत्साहन भी मिलता है। लेकिन और उस प्रेरणा और प्रोत्साहन को मैं बड़े विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ, उन सम्मानों को, क्योंकि जो कोई भी सम्मान करता है इसका मतलब यह है कि व्यक्ति का भी, उसके कृतित्व का, दोनों का सम्मान कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये उसकी भावनाओं का आदर भी है। लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूँ कि ये अच्छा लगने के बावजूद कभी किसी व्यक्ति को सम्मानों और पुरस्कारों के लिए भूख नहीं होनी चाहिए। प्यास और भूख तो सृजन की होती है। अगर सृजन ठीक ठाक चल रहा है तो सम्मान और पुरस्कार तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये होता ही रहेगा। और सबसे बड़ा सम्मान और पुरस्कार तो मैं समझता हूँ जो हमारे पाठक हैं, बालक विशेष रूप से, उनके हृदय में जो भाव है, सम्मान है। मैं कभी कभी ये देखता हूँ कि जब कभी मैं बाहर जाता हूँ तो जब वो सुनते हैं, मेरा नाम जानते हैं, तो मुझे घेर लेते हैं आकर के और मुझसे ऑटोग्राफ और क्या क्या लेते हैं। और मैं आपसे कह नहीं सकता मुझे कितना आह्लादित मैं हो जाता हूँ उस समय। मुझे लगता है कि मैं उस आनंद के समुद्र में डूबा हुआ हूँ जिसका कि पार पाना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए सम्मान और पुरस्कार प्रेरणा के स्रोत हैं और आनंद देते हैं। और जब बाहर जाते हैं हम, उनसे जो सम्मान मिलता है, बालकों से जीवंत, जो पाठकों से जीवंत सम्मान मिलता है, वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। समालोचकों ने आपकी साहित्यिक रचनाओं का जैसा मूल्यांकन किया है, उससे आप कहां तक सहमत हैं? समालोचक अपनी दृष्टि से मूल्यांकन करता है, हालांकि वो पाठक के, वो लेखक के हृदय में प्रविष्ट करके ही करता है, उसके मस्तिष्क की समझ करके समालोचना करता है और सारे सामाजिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए समालोचना करता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो जो कुछ कृतित्व में कहा गया है उस सबको वो समेट सके। इसके लिए मैं समझता हूँ, और मैंने एक आध जगह और भी कहा है कि ये सही है कि समालोचनाएं हुई हैं, लोगों ने किताबें भी लिखी हैं, लेख भी लिखे हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ उसमें बाकी रह गया है। और बाकी इस दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर मेरे मन में ये बात आई है कि अगर समालोचक कृतियों को पढ़ने के बाद जो कृतिकार अगर जीवित है, अगर उससे वो साक्षात्कार भी कर लिया करे, तो मैं समझता हूँ उसका दृष्टिकोण और स्पष्ट हो जाएगा और भी जो छिपे हुए रहस्य हैं, भाषागत, भावगत, विचारगत, तो उनको भी वो समझ लेगा, तो शायद मूल्यांकन और अच्छा हो सकेगा। इस दृष्टि से मैं समझता हूँ मूल्यांकन अभी और होना शेष है। भाईश्री जी, आपकी कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जिन्होंने आपको हिंदी साहित्य के शिखर पर स्थापित किया है? भाई, ये तो मैं नहीं कहता कि शिखर पर स्थापित किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे पाठक जरूर हैं जो कि लाखों करोड़ों क्या कहूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इस संबंध में मैं आपको बताऊं जो मेरे जीवन में हमेशा प्रेरणादायक रहेगी, वो ये है कि कानपुर के एक विनायक राव फड़के महाराष्ट्रीय सज्जन हैं, वो अब नहीं रहे। उन्होंने अपने, जब वो मरणासन्न थे, अपने साथियों से उन्होंने कहा कि जब मेरी शव यात्रा निकले तो उस शव यात्रा में कोई और दूसरा उद्घोष न किया जाए, बल्कि मैंने एक विरासत लिखी है, छांटी है, उसको गाते हुए लोग जाएं सामूहिक रूप से। तो उन्होंने कहा, सोनलाल द्विवेदी भी उस वक्त मौजूद थे, उसमें राष्ट्रबंधु थे। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए क्या है। तो उन्होंने ये कविता दे दी
वो थी हम सब समन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। तो लोगों ने कहा कि ये तो माहेश्वर जी की रचना है। बोले कि भाई मैंने तो कोई माहेश्वर जी को देखा नहीं और न उन्होंने मुझे देखा। तो मैं आपसे बताऊं, जब राष्ट्रबंधु ने मुझे लिखा तो मुझे ये लगा कि जीवन में और क्या चाहिए। मैं समझता हूँ जिस शिखर शब्द का आपने प्रयोग किया है, किसी कवि की साधना का अगर ये शिखर है कि लोग उसके अपने मरणासन्न समय पर याद करें, तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ मुझे बहुत ही आनंदपूर्ण रहा है। आपका साहित्य पहली कक्षा से लेकर एमए स्तर तक पढ़ाया जाता है। आप उस समय कैसा महसूस करते हैं? तब एक अपरिचित विद्यार्थी आपकी कविता की प्रशंसा आपसे करता है। बहुत अच्छा लगता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सही है कि कुछ भगवान की दया से कहूँ, कृपा से कहूँ, क्या कहूँ, बड़ों के प्रताप से कहूँ कि शिशुओं से लेकर के और एमए तक वाकई मुझे पढ़ने का जो लोगों ने अवसर दिया है, मैं उसके लिए अनुग्रहित हूँ, पाठकों का भी और उन लोगों का भी जो इसके पारखी हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बालक में भी प्रवेश कर गया हूँ और युवा में भी प्रवेश कर गया हूँ और उसके आगे की उम्र के लोगों में भी और बड़ों में भी जो कि शोध के स्तर पर अपना काम करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि सारा जीवन झांक रहा हूँ और सारा जीवन मुझे झांक रहा है। आपने अपनी कविताओं के माध्यम से जन जन में जीवन दर्शन और मानव मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश की है। इसमें आपको कितनी सफलता मिली है? ये मुझे सफलता कितनी मिली नहीं मिली, ये तो मेरे समालोचक, मेरे पाठक यही बता पाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि लोगों ने उन रचनाओं का स्वागत किया है और पाठ्य पुस्तक तो आप जानते हैं कि वो गंगाजली है जिसमें कि जिसकी हर एक बूंद बड़ी पवित्र होती है। और यहाँ जो पाठ्य पुस्तक हैं उनमें हर शब्द, हर वाक्य, हर कविता, हर कहानी, हर गद्य का पाठ, हर नाटक वही गंगाजली की बूंद के समान है। तो इसलिए जब चयनित होकर के उसमें जाती है कोई चीज़ तो मुझे लगता